जय हिंद साथियों, मैं अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हम मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पीवीएसएस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 15 पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन पेपरों को नहीं देखा तो जाकर एक बार उन्हें जरूर देखिए। और आपकी कोई भी डाउट उन पेपर से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैंने वहां पर परमुटेशन के चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है, तो आपने अगर वो भी नहीं देखा तो एक बार जाकर उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर जो हुआ था 27 अगस्त 2017 को। ये 16 नंबर का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। भाई, एक परीक्षा पत्र में 8 प्रश्न हैं जिन्हें दो भागों में ए एवं बी में विभाजित किया जाता है। भाई, कोई परीक्षा प्रश्न है, उसमें 8 प्रश्न है जिनको दो भागों में ए और बी में विभाजित करना है। भाग ए में 4 प्रश्न, भाग ए में 4 प्रश्न और भाग बी में 4 प्रश्न। भाग ए और भाग दोनों बी में 4-4 प्रश्न हैं। एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक भाग से कम दो प्रश्नों का क्या करे, चयन। दो प्रश्नों का क्या करे, चयन करते हुए 5 प्रश्नों को प्रयास करें। कितने तरीके में उम्मीदवार प्रश्नों का चयन कर सकता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है चयन। जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे ही चयन या सिलेक्शन की बात आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, चयन मतलब चुनना। हम किसी चीज को चुन रहे हैं तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन, संचय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर उसने दिया है कि कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का आंसर देना है। भाई, हर प्रत्येक प्रश्न में से ए और बी से हमको 2 प्रश्नों का कम से कम चयन करना। तो देखिए हम पहले पे आए ए अगर मान के चलिए 4 प्रश्न हैं, उनमें से 2 का चयन करता है तो 4C2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 प्रश्न होगा लेकिन चाहिए कितने थे हमको, 5 प्रश्न चाहिए थे, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4C3, क्योंकि कम से कम 2 में करना है तो एक तरीका। दूसरा तरीका, भाई ज्यादा से ज्यादा 3 भी कर सकता है, 4C3, ए ने कर दिया 4C3 मल्टीप्लाई, फिर बी के लिए कितना बचा, 4C2। बताइए इसके अलावा कोई कंडीशन बनेगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बन सकती है। 4C4 ले लीजिए, ए ने 4C4 किया तो 4C1 कौन कर देगा, बी कर देगा। तो नहीं, देखिए सवाल पढ़िए उसने क्या बोला है, भाई प्रत्येक भाग कम से कम एक, सॉरी कम से कम 2, तो ए और बी को कम से कम 2 तो हो करना ही होगा, उससे कम नहीं कर सकते हम। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ कम हो जाएगा, तो केवल 2 ही कंडीशन बनेगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एनसीआर को सॉल्व करने का, क्या होता था, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 तो फैक्टोरियल 4 आएगा यहाँ पर, फैक्टोरियल 4 अपॉन, देखिए 4 में से 2 गए तो 2 बचे और फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई, देखिए फैक्टोरियल 4 आएगा ऊपर अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ठीक, प्लस फैक्टोरियल 1 इसलिए आया कि n माइनस आर, तो 4 में से 3 गया 1, प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। इसी तरह ये आएगा फैक्टोरियल 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ भी फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस कंडीशन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फैक्टोरियल 4 है, अब इसको हम निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 4 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे हम 4 इंटू 3 तो फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4, प्लस सेम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3/2 और फैक्टोरियल 2 से 2 तो कट ही गया। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 बार 3 दूनी 6, 6 चौको 24, प्लस यहाँ भी क्या है 24, 24 इज इक्वल टू क्या जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर 48। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल तो कि बार बार हर शिफ्ट में व्यापक में पूछा इसी रूल पर, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m, अगर आधार समान है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और यही चीज है अगर आधार समान है डिवाइड में है तो घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ये n है यहाँ पर, ए की पावर m माइनस n। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 माइनस 4, क्योंकि यहाँ क्या है डिवाइड है, आधार समान है, घाते घट गई तो ये बचा एक्स की पावर 2, ये बचा एक्स की पावर 1, यहाँ पे आधार जुड़ जाएगा तो एक्स की पावर 3, मतलब घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो एक्स की पावर 3, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड मास लगाना है हमको। देखिए इनका कितना है, नीचे में आएगा 9, कितनी बार गया एक बार, यहाँ पे आएगा 2, प्लस ये कितनी बार गया 3 बार, 3 दूनी 6, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 8/9।
अब ये देख मल्टीप्लाई का साइन, 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन 4। अब देखिए हम जानते हैं अगर डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में लगाता हूं तो क्या होता है, बदल जाता है, वो चेंज कर देता है, हर आ जाता है अंश पर और अंश जाता है हर में। ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 12 कर लीजिए। देखिए 9 से 9 गया, 6 दूनी 12, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, तो 8 गया, क्या बचा 1। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 300 किलोमीटर की दूर एक स्थान के लिए नरेश 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। कोई नरेश भैया है, वो 50 किलोमीटर की यात्रा से यात्रा कर रहा है 300 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ से मैं अशोकनगर गया 40 की स्पीड से और अशोकनगर से गुना वापस आए 50 की स्पीड से, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है। पूरी यात्रा की लगभग औसत गति पूछा है। तो देखिए आपको मैंने बताया था जब भी औसत गति पूछे तो इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। लेकिन जब दूरी समान हो, जब क्या दूरी समान, जब दूरी समान हो तो इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी हो जाता है 2x बाय अपॉन x प्लस बाय। हमको इस तरह याद करते हैं कि ऊपर चारों का गुणन, ऊपर उसका गुणनफल, नीचे उसकी दूरी, नीचे उसकी दूरी। बस सॉल्व करिए। देखिए यहां पर हो जाएगा, कैसा कर लीजिए इसको, 2 इंटू क्या हो जाएगा 50 इंटू कितना 60 अपॉन नीचे हो जाएगा कितना 50 प्लस 60, ठीक है। देखिए 6 पंचे 30, 300, 300 का दोगुना कितना हो गया 600, 600 अपॉन कितना हो जाएगा ये 110। अब देखिए 0 से 0 गया, 11 5 55, कितना बचा 5 बचा, 11 चौको 44, ठीक 44 बचा, कितना बचा 6 सही 11, आंसर आएगा ये। लेकिन एक भी ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं है और व्यापम वाले दे रहे हैं इसका आंसर क्या 3। तो इसका आंसर हम भी लगा सकते हैं क्योंकि लगभग में आ रहा है, इसका आंसर तो हमसे मैच भी नहीं हो रहा, तो हमको यही लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि हमको 4 ही लगाना पड़ेगा। व्यापम वाले भी इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन 54 देखिए कुछ और होता, अगर इसमें 55 होता, 55 होता तो हम 55 लगा देते क्योंकि ये 0.5 आएगा 54.5। अगर 0.5 आ रहा है तो हम 55 पे जाएंगे और 0.5 से नीचे आता है तो हम 54 पे जाते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में 55 नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 54, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए की 4 गुनी आयु, भाई ए है उसकी 4 गुनी आयु और बी की 5 गुनी, भाई बी है इसकी 5 गुनी आयु का अंतर कितना है 0, इनका अंतर कितना है 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 5b, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ठीक है। ये हो गया 15 साल बाद a और b की आयु का अंतर 5 होगा, कितना 15 साल बाद a और b की आयु का अंतर कितना होगा 5 होगा। तो ए की वर्तमान आयु, ए की कितनी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले की जो शिफ्ट हुई थी उसमें भी आपको बताया था कि भाई किसी भी दो व्यक्तियों की आयु में अगर जो अंतर है वही आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद या आज से 50 साल में वही अंतर लेगा, लेकिन परिवर्तन जो आता है केवल और केवल रेशो में परिवर्तन आता है। मैं बोलूं आज मैं 20 वर्ष का हूं और मेरा भाई मुझसे 30 वर्ष बड़ा है, सॉरी मैं आज 20 वर्ष का हूं, मेरा भाई 30 वर्ष का है, हम दोनों के बीच में कितना अंतर है 10 वर्ष का। आज से 40 वर्ष बाद भी हम दोनों की आयु में 10 वर्ष का ही अंतर रहेगा, केवल रेशो में परिवर्तन आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ है कि 15 साल बाद ए और बी की आयु का अंतर 5 है, हम जानते हैं रेशो में कितना अंतर 1, इसकी वैल्यू दी है हमको कितनी 5 दी है कि नहीं, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वैल्यू है 5, ठीक है 5 मल्टीप्लाई 1 की तो क्या आ गया 25, ये 25 आया कब 15 वर्ष बाद, क्योंकि 15 वर्ष बाद की ये दी 15 माइनस कीजिए क्या आएगा 0 10, तो इसका आंसर आना चाहिए 10, लेकिन व्यापम वाले दे रहे हैं इसका आंसर 5, जो कि सरासर क्या है गलत है। कभी भी 5 इसका आंसर नहीं आएगा, आप किसी भी तरह को x मान कर भी सोल्व कर लीजिए तो भी इसका आंसर 10 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर 5 दिया और उसको कैंसिल भी नहीं किया सवाल को, व्यापम वाले भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो ना होता, आप डायरेक्ट बता देंगे 55। ये पिछली शिफ्टों में भी इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मैंने इसका आपको हर तरह से बेसिक भी बता दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं उसके लिए बेसिक से भी बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 संख्या और इनका औसत कितना है 3, इनका औसत कितना है 3। अब मैं बोलता हूं इन प्रत्येक संख्या में मैंने 2 2 जोड़ दिया, प्रत्येक संख्या में मैंने 2 जोड़ दिया, देखिए 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। तो जब मैं इसका औसत निकालूंगा एवरेज निकालूंगा तो भी इसका एवरेज क्या आएगा 5। तो देखिए अगर औसत में मैं डायरेक्टली 2 जोड़ देता तो भी इसका
मुझको एवरेज मिल जाता 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। यदि आज माँ की उम्र 60 वर्ष है तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो जो भी यहाँ पे वर्ष दिया है, जो भी यहाँ पे एज दी है, उसकी हमेशा क्या कर दो आधी, तो इसकी आधी कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 30 वर्ष। आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका आपको बेसिक भी बताता हूँ कि आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला एक तो तरीका ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स मान कर भी बता देता हूँ, है ना। या तो आप, मैं बोलूंगा इस तरह क्वेश्चन को याद ही कर लीजिए, बहुत बार आता है, डायरेक्ट इसका आंसर आधा कर दीजिए, जो भी एज यहाँ पर दी है उसका आधा कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए लेकिन बेसिक देखिए, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान, मैं मान लेता हूँ मेरा जब जन्म हुआ था तब मेरी आयु थी कितनी, एक्स। मेरी आयु कितनी थी, एक्स, ठीक है, के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। जितनी क्या आज मेरी उम्र है भाई, जितनी आज मेरी उम्र होगी उसको मेरी उम्र के समय जो मेरी आयु थी, या मैं बोलूं वर्तमान समय में, मान लेता हूँ वर्तमान समय में मेरी आयु कितनी है, एक्स है। भाई वर्तमान समय में मैं मान लेता हूँ मेरी आयु एक्स है। जब मैं जन्म हुआ तब नहीं मानेंगे, हम वर्तमान में मानते हैं। हम मानते हैं कि वर्तमान में मेरी आयु एक्स है, ठीक है। तो पढ़िए, मेरी माँ की उम्र मेरे जन्म के दौरान उतनी थी जितनी आज मेरी उम्र है। मैंने माना मेरी उम्र एक्स है, तो मेरी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, 60 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है भाई। यही तो बोला, मान के चलिए जो उम्र थी उसकी 30 वर्ष, 0 वर्ष थी, 0 वर्ष थी, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन से भी देखें 29, ठीक है, और उसकी उम्र 60, तो इसका क्या हो रहा है, वो दुगना हो रहा है, जितना आज उसका दुगना ही तो हो रहा है। अगर मैं 29 का भी दुगना करूं तो 58, तो भी इस तरह इसका आंसर नहीं है, तो भी आप इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60, एक्स बराबर 30, तो भी यहाँ से आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा आप तो डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो जो एज रहती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि एक रेनकोट का मूल्य 250 रुपए है लेकिन 225 रुपए में बेचा गया, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, 250 रुपए की कोई कीमत थी, 225 में बेची, कितने का फायदा, 25 का डिस्काउंट किस पर, 250 पर, इंटू 100, जीरो से जीरो, एक बार कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक व्यक्ति अपने ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कोई व्यक्ति है वो अपने ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहा है 5 किलोमीटर की चाल से, और ऑफिस से घर आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति की गति से वापस आता है, ठीक है। यदि उसे कुल 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर से ऑफिस की दूरी, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो रेशो मेथड और एक बेसिक। मैं आपको उसको बेसिक से ही बता देता हूँ। देखिए ये होता है चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। हम जानते हैं दूरी तो हमारी क्या है, कांस्टेंट, हमने मान लिया डी। जब वो डी दूरी जाता है 5 किलोमीटर की चाल से, प्लस वही डी दूरी जब वो आता है 1 किलोमीटर की चाल से, तो उसको क्या लगता है 6 घंटे, कुल 6 घंटे लगते हैं भाई, यही तो लगेगा। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा डी प्लस 1, 5d इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, 6 से 6 क्या, तो d इज इक्वल टू क्या है 5 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर। आप इसको बेसिक से भी कर सकते, ये तो बेसिक हो गया, आप इसको रिसर्च में भी कर सकते हैं कि स्पीड दी कितनी 5 1, तो टाइम कितना हो जाएगा 1/5। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इस तरह भी आप सॉल्व कर लेंगे, रेशो से भी हो जाएगा। मैंने बेसिक से आपको बता दिया, रेशो से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक फल विक्रेता ने 20 किलोग्राम सेब 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। भाई कोई फल विक्रेता है, उसने 20 केजी सेब खरीदे, इससे 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। तो देखिए टोटल सेब उसने कितने से खरीदे, 8 दूनी 16, 160 रुपए के उसने क्या खरीदे, टोटल सेब खरीदे। अब आगे बढ़िए, जिसमें से 5% सेब क्या हुए, सड़ गए। 5% सेब क्या हुआ, सड़ गए। शेष सेबों को उसने 11 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिए। भाई देखिए 20 केजी सेब थे, उसमें से 5% सेब सड़ गए। तो देखिए 20 का मैं 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो क्या कीजिए, एक जीरो को शिफ्ट कर दीजिए, मतलब एक जीरो हटा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, तो वह उसका क्या हो जाता है 10%। तो 20 का 10% कितना 2, हमें 5 चाहिए तो आधा 1, तो इसका क्या होगा 1। पता एक सेब सड़ गया तो बचा कितना 19। इस 19 सेबों को वो बेच रहा है 11 रुपए पर केजी से। सॉल्व कीजिए, देखिए 902 209। अब देखिए 160 रुपए की चीज को वो 209 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का लाभ करा रहा है 49 का, किस पर 160 पर, मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 से
जीरो गया, 4 चौको 16, 4 से एक काम करिए इसको 25 से काट, 4 से काट दीजिए, 1 मिनट। देखिए 0 16 160, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 25, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठा 40, 55 25, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको करिए 9 पन्ना 45 की 5 कैरी आई 4, पंचों को 20 और 4 24 अपॉन 8। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 8 एक मिनट 8 8 दिया 24 3। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 से शुरुआत हो रही है, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको इस क्वेश्चन को पूरा करने की भी अब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक ऑप्शन 3 इस तरह होता, ये इस तरह होता तो हो सकता है हम उसको सॉल्व करते, लेकिन हम क्यों करें जब हमको एक ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं मिल गया है 3, तो उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा समय बचाने की पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 61 स्टार, ये जो ये मल्टीप्लाई स्टार नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई अपन वाले ऐसे ही बनाते हैं कि गुणनफल नहीं, तो ये देखिए गुणनफल दे रखा है उसने, यहाँ से समझ लीजिए मैं इकाई के स्थान पर आने वाली संख्या क्या हो, जब आप देखेंगे इसका आंसर तुरंत देखकर लगा देंगे 0। अब देखिए ये 0 मैंने कैसे लगाया, अगर आपने देखी मेरा यूनिट डिजिट वाला जो मैंने नंबर सिस्टम में टॉपिक पढ़ाया हुआ था, नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 3 नंबर की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप इसको बिल्कुल वर्बली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे मैं बोलता हूँ आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर उसे देखिए, तो अगर आप उसको देखते हो तो आपका यूनिट डिजिट से एक भी सिंगल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए अब मैंने 0 कैसे लगा दिया, देखिए हमको 0 बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक तो 5 की आवश्यकता होती है और एक 2 की आवश्यकता होती है। अगर किसी सीरीज में 5 और 2 है तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एक 0 प्राप्त हो जाता है, होता है कि नहीं। अब देखिए इस सीरीज में मैं अगर जाके जाऊंगा, देखिए यहाँ पे 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 65, देखिए ये 5 मिल गया मुझको। जैसे ही मुझे 5 मिला तो मुझे पता चल गया कि इसका 0 तो आएगा ही आएगा डेसिमल में, मतलब इकाई के स्थान पर 0 आना तय है। इस 5 का गुणा मैं देखिए इधर ही करूंगा, पंचों को 20 तो भी मुझे 0 आ गया, तो इसको हमको आगे की सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार जाकर यूनिट डिजिट वाला वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके इसके सारे जो भी आपको डाउट है वो दूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक देश की आबादी इसी वर्ष 2% तक बढ़ती है, अगले वर्ष 3% तक बढ़ती है, तो 2 वर्षों में उस देश की आबादी में सम्मिलित, देखिए आप इसका डायरेक्ट आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर 1। ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें भी आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बताई थी, x प्लस वाई मतलब प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जब वृद्धि बोले तो हमको प्लस करना है, कमी बोले तो माइनस करना है। ये देखिए 2% बढ़ रहा है प्लस 3% बढ़ रहा है प्लस 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 3 2 दूनी 6 अपॉन 100, ये हो जाएगा 5 प्लस 0.6। इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 5.06। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। आप चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट भी लगाकर कर सकते हो, कैसे भाई 2% बढ़ा पहले वर्ष, दूसरे परसेंट 3% बढ़ा तो 3 बढ़ा, लेकिन 2 पर भी बढ़ेगा तो 2 का अपन को 3% निकालें, 3 दूनी 6 तो 0.6, जब आप इसको ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। आप उस कंसेप्ट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा जब कोई चीज फ्रैक्शन में नहीं तो आप डायरेक्ट इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 56 ऑफ 75 अपॉन 100 सॉल्व भी करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 इंटू मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100 सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 थी 42 प्लस 25 पंजे 125, 25 चौको 100 पन्ना 45/4। तो देखिए 42 प्लस सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4.25, तो 42 10 52 और 53 तो हो जाएगा इसका 53.25, 53 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। जोड़ लीजिए इसको, आ जाएगा। देखिए 2 में 1 जोड़िए 3 5 0.25, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 155 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस ट्रेन की दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस ट्रेन की लंबाई को जोड़ दीजिए, उतनी दूरी को तय करती है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया किलोमीटर प्रति घंटे में, सब में आंसर दे रखा है सेकंड में, तो उसको बदलिए 66 5/18 मल्टीप्लाई दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी 120 प्लस 155 अपॉन टाइम। तो देखिए सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 55 20 65 75 275, ये हो जाएगा अपना 200 मतलब 375 हो जाएगा। ये 375 क्यों होगा, सॉरी 275 ही होगा। देखिए जोड़ लीजिए 572 275 अपॉन टी। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, काटिए 6 से
11 से काटिए, 6 बार 2 5 25, 6 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो टाइम बराबर आएगा 15 सेकेंड। भाई इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हमारा आंसर 15 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली करते हैं। भाई कोई 3 पाइप है, एक जो टैंक को 10 घंटे में खाली कर रहे हैं, उस टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइपों की जरूरत होगी। सिंपल है, वही एमडीएच वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। देखिए 3 पाइप किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, तो 2 पाइप उसी काम को x घंटे में करेंगे। ये 5 बार 5 ये 15, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 15। तो कितने पाइपों की जरूरत पड़ेगी 15 पाइपों की। एमडीएच वाला चेन रूल वाला कंसेप्ट लगा दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। कोई माता है और पुत्री, उसकी आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए तो माता और पुत्री की आयु क्रमशः होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तरीका इस तरह के क्वेश्चन करने का ऑप्शन। ऑप्शन को सेटिस्फाई कराइए, तुरंत आंसर निकलेगा। देखिए पहली लाइन पढ़िए, एक माता और पुत्री की आयु का योग 56 है, तो हमने देखा देखिए 44 और 2 46 10 56 56 56 56, देखिए सब में योग 56 है, 56 है। तो पहली कंडीशन से ये एलिमिनेट नहीं हुई। दूसरी कंडीशन पढ़िए, यदि 4 साल बाद, तो देखिए वर्तमान आयु दोनों की 44, इसकी 12, अगर 4 साल की बात करें तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 16। तो 4 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी, बिल्कुल देखिए 16 3 48, तो ये भी 48, तो ये भी 48, तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा हमारा आंसर। हमको आगे भी सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि 4 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है 4 साल बाद, तो उनकी क्या वर्तमान आयु बताना। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 44 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 5 आमों का क्रय मूल्य, 5 आमों का कॉस्ट प्राइस 4 आमों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। भाई 4 की चीज 5 में बेच रहा है, कोई व्यक्ति 4 की चीज 5 रुपए में बेच रहा है, कितने का फायदा, एक का, किसका 4 पर इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल आप तुरंत जल्दी से कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, उसका पता उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, उसका बेटा 21 दिन में ही उस काम को पूरा कर देगा। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। देखिए ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए इसने व्यक्तियों के नाम दे दिए। आप वही क्वेश्चन है, ए इस कार को इतने दिनों में कर सकता है, बी इस कार को इतने दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार को इतने दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वही का वही क्वेश्चन है। बस देखिए एक कार को कर रहा है 14 दिन में, मान लेते हैं ए है वो, बी उस कार को कर रहा है 7 दिन में, और सी उसी कार को कर रहा है 21 में। देखिए टोटल वर्क निकालिए, कितना हो जाएगा 42, इसका एलसीएम आएगा। देखिए 14 तिया 42, 7 6 42, 7 पर 7 6 42, 21 दूनी 42, ये टोटल वर्क था, ये एफिशिएंसी मतलब क्षमता है उनकी। अब वो बोला तीनों मिलकर देखिए 9 2 11, तीनों मिलकर 11 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 11 यूनिट, टोटल काम है 42, भाग दे दीजिए। देखो 11 तिया 33, कितना 7 और 2 9, 9 बटा 11 है क्या, वही कहीं है। ऑप्शन नंबर एक की क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 सही 9 बटा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 30 45 और 52 विद्यार्थियों सहित प्रत्येक सेक्शन के औसत अंक 30 45 41 है, सभी सेक्शन के एक साथ अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले इनकी कुल निकाली, तो देखिए 30 विद्यार्थी हैं और 30 इनका औसत है, तो निकालिए, देखिए हो जाएगा 900। फिर 45 स्टूडेंट, और कितना है 45, तो देखिए पंचम 25, पंचों को 20 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कितना है 52 मल्टीप्लाई 41 करिए, देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5 3, ठीक है, कैरियर 2, पंचों को 20 और 21। भाई देखिए कैसे किया मैंने, ये वो वाला मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए इसका इसमें 2 एकम 2, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 की 3 कैरी आई, 5 एकम 5 और 1 20, इस तरह मैंने सॉल्व कर, ऐड कर दीजिए इनको। देखिए 5 और 2 7, 3 2 5, 1 9 0 कैरी आई 1, 4 और 1 5, ऐड करिए कितना है आपके पास 30 45, देखिए 52 7 5 4 9 9 और 3 9 2 11 127। देखिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका मैं बता रहा हूँ। आप इसको मान लीजिए 130 मान लीजिए, कितना 130 मान लीजिए इसको। अब 130 का भाड़ा पड़ जाएगी 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 चौको 52। अगर 4 बार जाता है तो ये इससे तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखिए ये दो ऑप्शन तो मेरे अपने आप हट गए, हटे कि नहीं हटे, 13 चौको 52 130।
तो देखिए 13 चौको 52 जाएगा और 13 3 39, मतलब 390 लगभग ये आसपास के 390 के आसपास गया। तो देखिए 105 वो 10 ये 105 और 10 कितना हो गया 115, 115। अब देखिए 115 हो गया, देखिए कितना 13 13 39 390 हो गया, और ये था 505, तो 100 वो 5 115 और 10 125, हाँ सॉरी 125 हुआ। देखिए 100 कितना हुआ 25। अब 125 ये और ये साथ ही आएंगे तो लगभग साथ ही हो जाएगा 1257। ये था 130, 130। अब 130 का लगभग मुझे पाड़ा पड़ी, देखिए तो कितनी बार जाएगा 130 90, 130 90 कितना 117, 117 तो लगभग ये जाएगा 39.8। तो इस तरह आप अप्रोक्स मेथड अपना कर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को गणित में प्रत्येक को 100 अंक और 3 को 0 अंक मिलते हैं और शेष के अंकों का औसत 40 है, तो संपूर्ण कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक कक्षा में कितने टोटल 20 स्टूडेंट है, ठीक है। परीक्षा में दो को गणित, कोई 2 विद्यार्थी हैं, उनको गणित में प्रत्येक को 100, तो मतलब कितना टोटल 200 अंक उनको मिले। 3 को 0, कोई 3 विद्यार्थी उनको 0, मतलब 0 उनको अंक मिले, और शेष के अंकों का औसत 15 40 है। शेष के अंकों का औसत कितना है 40। देखिए 3 तो 5 विद्यार्थी हो गए, टोटल 20 थे तो बचे कितने हैं 15, इनको कितना मिला है 40, तो 15 चौको 60, टोटल 600 मिला। तो संपूर्ण कक्षा के अंकों का औसत कितना होगा, सिंपल 600 ये 600 ये 200 ये 800। टोटल विद्यार्थी कितने थे 20, कितनी बार ये 4 बार, तो 40। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 आंसर। तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितने औसत अंक मिले 40 अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9 के प्रथम 25 गुणनखंडों का औसत क्या होगा। देखिए 9 का आधा 13, 13 नंबर 117, भाई डायरेक्ट आप इसका आंसर दे देंगे 117। अब देखिए दो तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। पहला बेसिक में बताता हूँ। जैसे देखिए 9 के प्रथम 25 गुणनखंड, तो देखिए 9 का पहला गुणनखंड 9, 18, फिर 27, इस तरह होगा कि नहीं। 25 नंबे 225, तो ये 25वां गुणनखंड होगा। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रमागत संख्याओं को औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहली संख्या तो लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या को ऐड कर दो, आपस बटे 2 कर दो, तो देखिए हो जाएगा 234 बाई 2, करीब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 117 इसका आंसर आ गया। ये तो था इसका क्या बेसिक। अब देखिए इसका डायरेक्ट मैंने आंसर कैसे दिया। हमको पता होता है कि जैसे अगर दो अल्टरनेट 3 संख्या 1 2 3 और इसका मैं औसत पूछ, देखो 3 2 5 और 1 6, 6 बटे 3 बटे 2, तो इसका औसत क्या है 2 आया, मतलब बीच की संख्या। यही मैं बोलता 1 2 3 4 5, देखिए 5 4 9, या ऐसे देखिए 5 और 1 6, 6 बटे 2 3, तो इसका औसत क्या है 3। तो आप देख रहे होंगे हमेशा क्या आ रहा है, बीच वाली संख्या क्या आ रही है, इसकी औसत आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखा मैंने 25 संख्याएं, कितनी 25, और क्या है क्रमागत संख्याएं। 25 जो संख्या है वो क्या है क्रमागत संख्या है, तो मुझे पता चल गया कि 12 संख्याएं यहाँ होंगी और 12 संख्या इस साइड होंगी। मतलब जो बीच की संख्या होगी क्या होगी 13, जो 13 होगी वही क्या होगा इसका औसत होगा, जो 13वें नंबर की संख्या होगी वही क्या होगा इसका औसत। और मुझे पता है ये जो संख्या है 25 वो क्या है गुणनखंड है, वो क्या है गुणनखंड। तो डायरेक्ट 9 इंटू 13 कर दीजिए, क्या जाएगा 13 नंबर 117। तो आप बर्बली सवाल का आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किसी सुनिश्चित भर्ती परीक्षा में 3 भाग विश्लेषण, मतलब कोई भाग विश्लेषण है, अगर थोड़ा सा गलत हो गया विश्लेषण, ठीक है विश्लेषण 40, विश्लेषण के 40 अंक है। तर्क, कोई तर्क है उसके 50, और संख्यात्मक उसके कितने 60 अंक है। चयन सिर्फ उसी का होता है जिससे 80% से अधिक अंक पाए जाते हैं। ये 3 सब्जेक्ट है और चयन उसी का होगा जो उसको इन तीनों में मिलाकर 80% से अधिक अंक मिले। शीला को 35 अंक विश्लेषण भाग में, भाई विश्लेषण में शीला को मिले 35 अंक, शीला है भैया संख्यात्मक विश्लेषण भाग, और 60% अंक तर्क वाले भाग का। तो भाई 50 का 60% कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, मतलब 30 भाग उसको मिले तर्क भाग में। अब वो बोला है उसके द्वारा संख्यात्मक तो भाग में मिले अंक को ज्ञात करें जिससे उसका चयन हो जाए, हमको ये ज्ञात करना है। तो स्वाभाविक सी बात है अंक पाने के लिए उसको कितने अंक चाहिए 80%। तो देखिए टोटल कितना था 40 60 और 150, टोटल कितना था 150, 150 का हमको कितना आना चाहिए था 80, तो 15 8 120, टोटल था 120।
टोटल अंक थे 120, ठीक है कि नहीं। तो विश्लेषण और तंत्र में मिला के उसको मिल गए 65। भाई 35 ये और 30 ये, तो टोटल मिल कितने गए उसको 65। अब 120 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5, 55। तो उसको कितने अंक चाहिए, 60 में से कितने चाहिए, 60 में से अगर उसको 55 अंक मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अगर उसको मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगी, उसका चयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या ये टोटल था 80% चाहिए थे, तो इस टोटल का 80% कितना 120, 65 अंक उसको मिल गए, तो कितने अंक चाहिए उसको 55 और अंक चाहिए। अगर उसको 55 अंक मिल जाए तो उसका चयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। मोम की एक गेंद का व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्तियों की संख्या कितनी होगी। स्वाभाविक सी बात है, हमको भाई जैसे मैं मान लू इस पेन का करके मुझे छोटे छोटे टुकड़े करना है या छोटे छोटे पेन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पेन का जो आयतन है, इस पेन ने जो पूरा आयतन घेर रखा है, तो उसी आयतन की तो मुझे छोटी छोटी कलमें बनेंगी कि नहीं बनेंगी। तो देखिए मोम की एक गेंद, भाई जो भी गेंद है वो क्या उसका ठोस आकृति होगी, हमने मान लिया वो गोला, इसका व्यास है 30 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं इसकी त्रिज्या होगी 15 सेंटीमीटर। इससे हमको क्या करना है, छोटी छोटी मोमबत्तियां बनाना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 5। इस तरह की हमको क्या बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, ठीक है। ये मोमबत्ती हमको बनाना है, तो मोमबत्ती आपको कहीं ना कहीं देख के लग रही होगी बेलन की तरह, तो हमको क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो बेलन बनेंगे या जो मोमबत्ती बनेगी, इन सभी बेलनों का जो आयतन रहेगा, वो आयतन इसके बराबर रहेगा, मतलब इस गोले के बराबर रहेगा। और गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होगा, आपस में बराबर। अगर मैं इसमें x मतलब इस मोमबत्तियों की संख्या का गुणा कर दूं, बस x की वैल्यू हमको चाहिए, निकाल लीजिए। देखिए 4/3 पाई को ऐसे कैसा, r कितना 15, तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू पाई। आर कितना है 5 इंटू 5, एच कितना है 2। ठीक है, अब देखिए 5 15, 5 से 5 गया, ठीक है। अब क्या बचा, भाई गया पाई से पाई गया, ये 2 थोड़ी आएगा यहाँ पे, हाँ 2 ही आएगा, कितना है 2 सेंटीमीटर चाहिए, 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं बिल्कुल सही, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई 15 इंटू 15 इंटू 15, बिल्कुल सही। ये पाई आर स्क्वायर 5 लगा 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए त्रिज्या है इसकी 2, कितनी है 2, ये 2 इंटू 2, और ऊंचाई है 5, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए लगाकर 5 सेंटीमीटर लंबी, भाई लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो इस तरह आप यही तो हमका गलत केस हो रहा है, 5 से ये 5 गया, 2 दूनी 4 ये गया, तो ये कितना आ गया, इधर था x 15 का स्क्वायर 225, तो x की संख्या क्या आ गई 225। तो कितनी मोमबत्ती बना सकते हैं हम, 225 मोमबत्ती बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। लोहे के एक बार की लंबाई 11 मीटर, भाई कोई 11 मीटर लंबा लोहा है, उसके बार की लंबाई हमको दे रखी है 23.1, उसी के समान एक अन्य बार की जिसकी लंबाई 13 मीटर है, तो उसका भार बताइए। स्वाभाविक सी बात है, 11 मीटर के भार की लंबाई हमको दी है, तो हमको क्या निकालना पड़ा है, 1 मीटर उसके भार की लंबाई क्या हो जाएगा 23.1/11। हमको किसकी चाहिए 13 की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 का बहुत साइड, यहाँ पे 13 का देखिए डेसिमल हटाइए, जीरो काटिए, 11 एकम 11 कितना बचा भाई, सॉरी 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अरे क्या कर रहे हैं हम भी, कुछ भी कर रहे हैं। देखिए 13 एकम 13 की 3 हासिल आई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, दशमलव ये दशमलव नीचे का 27.3, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्रतिभागियों के बीच चुनाव में एक को 35% वोट मिले, तो हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं 100, तो जो 35% वोट मिले और वह 15,000 वोटों से क्या हो गया, हार गया, तो स्वाभाविक सी बात है हारने वाले को 35% वोट मिले, तो जब हारने वाले को 35% वोट मिलेंगे तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 65%। स्वाभाविक सी बात है भाई, 5 70 70 और 30 तो आगे हमको जीतने वाले को कितना मिला 65%, ये हो गया विन, ये हो गया लॉस। जीते हुए प्रतिभागी को कुल कितने वोट मिले, तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 30, तो 30% किसके बराबर है 15,000 के बराबर। भाई 30% किसके बराबर है 15,000, तो 1% की वैल्यू निकाली कितना, देखिए 0 से 0 गया, ये 5 है, ये 5 क्या हो जाएगा 15 और डबल 0, मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 500, हमको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए 65 की, इंटू
65 में गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर 100 का 100% निकालकर उसका 65% मत निकालिए, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमको 1% की वैल्यू पता है और हमको 65% की चाहिए तो मल्टीप्लाई, देखिए 0 0 55 25 की 5 कैरी आई 2 6 5 30 और 2 32, तो उसको कितना मिला 32,500। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत निकालिए। अब निकाल लेंगे, देखिए हर शिफ्ट में क्या होता है, दो दो डिजिट की औसत पूछा था, इसमें 3 का पूछा तो निकाल लेंगे, सब लोग जोड़कर उस संख्या को भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करिए, देखिए हमें √2 का मान दिया और हमसे इसका मान पूछा, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका क्या कर दिया, मैंने फैक्टर कर दिया, आधा कर दिया। और देखिए 1225 जो होता है वो होता है 35 का स्क्वायर, किसका 35 का, और ये √2 इस तरह। अब √2 की वैल्यू हमको दी है 35 मल्टीप्लाई 1.414। अब देखिए, अब इसको देखिए डायरेक्ट गुणा करने के लिए आप थोड़ा सा एक अप्रोच को अपनाइए। जैसे मान के चलिए ये लगभग कितना है, 1.5 गुना है। कितना है 1.5 गुना। अगर मैं 35 का 2 गुना करूं तो 35 दूनी 70, तो देखिए ये तो गलत, 70 कुछ होगा नहीं। अब देखिए लगभग ये कितना 1.5 गुना है, लगभग कितना 1.5 गुना है, तो लगभग इसका आंसर जाएगा 49.49। देखिए 1.5 गुना आप करेंगे भाई, इसका मुझको 1.5 गुना करना है, तो देखिए 1 गुना होगा 35, तो स्वाभाविक सी बात है 35, तो ये तो देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये होगा नहीं 39, तो ये 39 तो क्या बोलते हैं 35 के जस्ट पास में, जस्ट क्या है पास में है, 35 के पास में 39 है कि नहीं। अब इसका हम 1.5 गुना करना है, अगर मैं 2 गुना करता हूँ 70, ये ज्यादा हो रहा है, तो लगभग 49 ही होगा इसका आंसर। आप इस तरह अप्रोच लगाकर इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप सब कर ही लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर देखिए, दिया गया है कि एंगल POR 35 3x डिग्री, भाई POR हमको दिया है 3x डिग्री, और QOR हमको दिया ये वाला एंगल दिया है 2x प्लस 10। यदि POQ एक सरल रेखा में तो 3x प्लस 10 का मान बताइए। देखिए मैं आपको कई दिनों से बताते हुए आ रहा हूं कि किसी भी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 3x प्लस 2x प्लस 10 ये किसके बराबर हो जाएगा 180, तो 5x ये 10 यहाँ पर जाएगा तो 170, x बराबर 5 3 15 पंचों को 20 34, x का मान क्या आ गया 34 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा 3x रख दीजिए, 3 इंटू 34 प्लस 10, 4 3 12 की 2 कैरी है ये 3 3 का 9 और 2 11, अरे 9 2 क्या 4 3 12 की 2 हाथ से आएगी 3 3 और 2 10 प्लस 10 क्या जाएगा 112 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हमारा इसका आंसर 112 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मोहन एक समलंब आकार का छेद खरीदना चाहता है। भाई कोई एक मोहन है, वे क्या कर रहा है, कोई समलंब आकार है इस तरह का, वो क्षेत्र को वो क्या करना चाह रहा है खरीदना चाह रहा है, ठीक है, इस समलंब आकार का वो क्षेत्र खरीदना चाह रहा है। इसकी नदी के साथ की भुजाएं समानांतर है और सड़क के साथ की भुजाओं से दुगनी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई सड़क है, इसके समांतर जो भुजा है मान चलिए ये, इसकी यहाँ पे जो भुजा है नदी, इससे क्या दुगनी है। स्वाभाविक सी बात है जो ऊपर वाली भुजा है वो छोटी होगी, उसके सामने वाली भुजा उससे बड़ी होगी, बिल्कुल दुगनी है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 1050 है, 10 500 मतलब 10,500 मीटर स्क्वायर है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, मतलब इनके बीच की लंबवत दूरी दे रखा है हमको 100 मीटर, तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई सिंपल है, हम जानते हैं किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अगर ये देखिए ये भुजा A है और ये B है, तो ये क्या हो जाएगा उनका योग A प्लस B, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग प्लस सॉरी इंटू ऊंचाई। अब देखिए समांतर भुजाएं कितनी x, ये हमको इसको x मान लेते हैं, इसको 2x, तो 2x और x ये हो जाएगा 3x इंटू हाइट मुझको दी है 100 मीटर और क्षेत्रफल दिया है मुझको 110 500, 2 जीरो से 2 जीरो 3 से काटिए, 3 3 का 9 3 5 15, ये 2 यहाँ जाएगा 35 दूनी 70, तो x की वैल्यू आ गई क्या 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 70। अब देखिए तो नदी के साथ की भुजाओं की लंबाई, नदी के साथ की भुजाई कितना थी 2x, 2x x की जगह 70 रखेंगे कितना आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक साइकिल 16% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 10 रुपए अधिक पर बेच दिया जाता तो लाभ 20% होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य सिंपल, देखिए हमने मान लिया साइकिल का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था, अगर इसको 16% के लाभ पर, तो हम जानते हैं 16% में बेचेंगे इसको, और अगर 20% के लाभ पर तो 120% है। ऐसा करने पर उसे क्या हो रहा है 100 रुपए का लाभ। ये 100 रुपए का लाभ कब हो रहा है जब उसको क्या कर रहे हैं 4% ज्यादा पर बेच रहा है, तो 4% की वैल्यू कितनी 100, 1% की वैल्यू कितनी
25 क्या चाहिए, साइकिल का मूल 2 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, दो जीरो यहाँ चिपका दीजिए, कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संख्या ज्ञात करें जिसका घन -2744 है। तो देखिए आप इसका आंसर देखते ही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 -140। अब देखिए इसको मैंने इस तरह का आंसर को कैसे लगाया, तो देखिए सोचिए थोड़ा सा, ये जो है 3 बार जीरो, तो मुझे स्वाभाविक सी बात है मुझे एक जीरो आएगी, जब मैं इसका क्यू करूंगा तो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखिए माइनस है तो माइनस तो आना ही आना, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, हटे कि नहीं हटे, क्योंकि भाई माइनस है, भाई किसी भी संख्या का माइनस की अगर क्यू है तो मुझे पता है माइनस वन ही आएगा, आएगा तो माइनस आ गया। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 4 है और इस वाले ऑप्शन में क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 1, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर देखो मैं 11 का भी क्यू करता हूँ तो मुझे 1331 मिलता है। अगर मैं किसी भी संख्या का क्यू करूंगा और जिसके एंड में एक यूनिट डिजिट है तो उसका लास्ट डिजिट एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, तो इसका 210 ये आंसर भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो सम संख्या के युग्म प्राप्त होने की प्रक्रिया, देखिए मैंने पहले ही बताया, जब भी किसी पासे को फेंका जा रहा है, जितनी बार फेंका जा रहा है तो उसकी पावर कर दीजिए, दो पासों को फेंका जा रहा है तो 6 की पावर 2। अगली कंडीशन को पढ़िए, दो पासों को एक साथ फेंक दिया जाता है तो सब युग्म आने की प्रायिकता, देखिए किसी भी पासे पे सम कब आएगा, जब 2 आए, जब 4 आए और 6 आए। अब वो बोला सम युग्म मतलब पेयर, दो पेयर मतलब डबलेट, मतलब डबल, मतलब दोनों पे क्या है युग्म आए, 2 2 आ गया, 4 4 आ गया, 6 6 आ गया। वो क्या बोल रहे हैं, दोनों पासों पर क्या आना चाहिए, सम युग्म। यहां से पढ़िए, देखिए सम क्या आना चाहिए, युग्म। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, 1 2 3, तो ऊपर क्या आएगा 3, और 3 बटा 36, तो 1/12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4, 1/12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए यहीं पे अगर वो बोल देता है, एक कंडीशन ये नहीं देता सम युग्म, यहाँ पर इस सवाल में हमको बोल देता है कि दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता। देखिए कितनी कंडीशन बनाती, 2 इस पे 2, 2 4 2 6 बनती की नहीं, एक इससे बने 3 कंडीशन, 3 4 वाले से बनती, 3 6 वाले से बनती, टोटल 9 कंडीशन बनती, तो 9/36 हो जाता और 1/4 इसका क्या आ जाता आंसर। लेकिन वो कब आता, जब वो बोलता है कि दोनों पासों पर सम आने की प्रायिकता, लेकिन हमसे इसमें क्या बोला है, युग्म, दोनों पासों पर सम युग्म आने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि 4 वर्षों में 15,000 रुपए की राशि 18,000 रुपए हो जाती है तो उसी दर पर 6 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि कितनी होगी। भाई उसी दर पर तो हमको रेट निकालना पड़ेगा, तो भाई देखिए इसमें हमको दिख रहा साधारण ब्याज लग रहा, तो आप डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। 15,000 की चीज कितनी हुई 18,000, कितना ब्याज मिला हमको 3,000, किस पे मिला, स्वाभाविक सी बात है 15,000 पर मिला कि नहीं, मल्टीप्लाई 100% निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूनी 30, 20%, तो ये क्या आ गई 20% हमारे पास रेट आ गई। लेकिन जो 20% रेट आई वो कितने वर्षों की है, 4 वर्षों की है कि नहीं भाई, जो 20% रेट थी 4 4 वर्षों की तो ब्याज मिला है, तो एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 20/4%, तो क्या हो जाएगा 5%, कितना हो गया 5%, तो रेट क्या मिल गई हमको 5% एक बार एक वर्ष की। अब देखिए, तो उसी दर पर भाई आप साधन ब्याज उसका फॉर्मूला भी लगाते, इसको इस तरह लिखते 3,000, फिर पी करके उस तरह करते, तो क्या उस तरह भी इस तरह का आंसर आता, लेकिन डायरेक्ट करिए ना। आप देखिए अब पूछिए, तो उसी दर पर 6 वर्षों में भाई 25,000 रुपए हैं, उसी दर पर मतलब 6 वर्षों में पूछा है, सिंपल है, 2 जीरो देखो 6 25 75, 7,500 रुपए, तो राशि कितनी हो जाएगी, देख 25,000 ये थे, 7,500 की हो जाएगा अपना पास, ये हो जाएगा अपना 32,500 होना चाहिए। बत, अरे 7,500 आपको ब्याज मिल गया, राशि कितनी थी 25,000, जोड़ दीजिए 0 0 5, 7 और 5 12 की तो कैरी आई थी 32,500, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि एक आयत की लंबाई, भाई कोई आयत है उसकी लंबाई हमको दी है x-5 और उसकी चौड़ाई दी है x+5, तो उसका क्षेत्रफल हम जानते हैं, आला इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने एक फॉर्मूला भी बहुत अच्छा पढ़ा है, a² - b² इज इक्वल टू होता है a+b और a-b, ये हमने पढ़ा हुआ है भाई फॉर्मूला, तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा x² - 25, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जिसे 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाता है। तो देखिए मान चलो कोई कमरा है ये, भाई कोई कमरा है घन के आकार का, ठीक घनाभ के आकार का, भाई यही कमरा होगा कि नहीं होगा इस तरह,
अब इसको थोड़ा सा एज्यूम करिए, अब इस कमरे में मुझे कोई क्या रखना है, एक सरिया रखना है, तो स्वाभाविक सी बात है जिस कमरे में हम बैठे हैं तो उसमें सबसे बड़ी लंबाई का सरिया किस हो जाएगा, उसके कोने पे, भाई उसके बीच में तो रखा जाएगा। भाई एक यहाँ से लेके मैं क्या रख दूं, इस तरह का रख दूं सरिया, तो वही तो उसकी सबसे बड़ी लंबाई कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो ये क्या कहलाता है, उसका विकर्ण। और हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए लंबाई कितनी 12, तो 144 प्लस चौड़ाई कितनी 9, 81 प्लस ऊंचाई कितनी 8, 64, अंडर रूट लगा दीजिए। देखिए 4 और 1, देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 14, 14 और 4 18 की 8 कैरी है 289। 289 किसका होता है 17 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, इसका आंसर 17 मीटर। भाई किसी भी कमरे की सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा दूरी किसकी कहलाती है, उसका विकर्ण कहलाता है। तो उसके विकर्ण में ही सबसे ज्यादा लंबाई का छड़ रखी जाएगी। देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट मतलब होता है कि यही लंबाई सबसे विकर्ण, उसकी सबसे बड़ी लंबाई कम होती है। जब भी कभी हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ेंगे 2D के डायमेंशन या 3D के डायमेंशन, तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हम विकर्ण को सबसे ज्यादा लंबी दूरी क्यों लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मैं क्या इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी बहुपद के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित। सिंपल भाग दे दीजिए, तो शेषफल बचेगा वही उसका आंसर होगा, माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो बन जाए, तो उसका शेषफल ही जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। देखिए इधर क्या जाएगा x², तो x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 3x²। करिए सॉल्व, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए दोनों, ये क्या बचा देखिए, ये माइनस का ये बचा x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब किससे भाग दे दीजिए, प्लस 1 से दे दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कट गए, ये हो जाएगा बचा माइनस x प्लस का 2। भाई माइनस के 3 प्लस के 3 में से माइनस का 1 क्या तो बना, तो हम भी जानते हैं कभी भी शेषफल माइनस में होगा नहीं, तो माइनस को हटाइए, क्या हो जाएगा x माइनस 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हमारा इसका आंसर। क्योंकि भाई माइनस स्टार्टिंग में थोड़ी आ सकता है, किसी का माइनस में शेषफल हो सकता है कि नहीं हो सकता, भाई जीरो हो सकता है किसी का शेषफल, माइनस कभी नहीं हो सकता। तो इस माइनस को तो हमको क्या करना, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, रूपा और कविता, कोई भाई रूपा दे दिए और कोई ये कविता है, ठीक है, उनकी आयु है 7:5 के अनुपात है। 10 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु, तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने बताया था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इनका डिफरेंस देखिए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, समान। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो हमको उसका डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो ऐसा कब हो रहा है, 5 से 2 वर्षों बाद 7 आयु हुई, 7 से 2 वर्षों बाद नोवेले के देशों में, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 10, तो एक रेशो की वैल्यू 5 हो गई। क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु, उसमें गुणा कर दीजिए, 7 पन्ना 35, 5 25, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्न में से कौन इसके बीच में स्थित है। सिंपल भाग दे के देख लीजिए, देखिए भाग नहीं जा रहा पॉइंट, तो 9 7 63, 7 बार गया कितना बचा, फिर से 7 9 7 63 0.7, दो बार इधर देखिए, फिर एक 7 आठू 56, 8 बार गया, ठीक है, 7 8 56, 4 बचा, 7 पन्ना 35, तो 0.85 बचा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या है 0.5, ये 0.80, ये 8, तो 7 एकम 7, 0.1 से ज्यादा हो रहा, तो ये तो वैसे ही भी होगा नहीं क्योंकि हमको बीच में चाहिए, ये 0.75। अब देखिए हमको क्या बताना है, बीच में बताना है, 0.75 0.77 से छोटा होता है तो ये ऑप्शन गलत, 0.5 भी से छोटा होता है ये, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि 0.77 से क्या है बड़ा है, और 0.85 से क्या है जीरो, तो बीच में क्या आ जाएगा 0.80, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। भाई एबीसीडी क्या एक समानांतर क्या चतुर्भुज, कोई ए बी सी और डी समानांतर चतुर्भुज, जिसमें डी ए बी क्या दिया हमको 75 डिग्री, डी बी सी 60 डिग्री, भाई ये डी बी सी दे रखा है हमको, ये दे रखा है हमको 60 डिग्री, तो सी डी बी से पूछा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की मैं प्रॉपर्टी आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने वाले समकोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 75, तो ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री, और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, 60 ये 75 ये, देखिए 60
और 75 कितना हो जाएगा 5 6 12 और 1 13 135 टोटल होता है 180। तो 180 में से 35 को माइनस कर दीजिए क्या आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में आपको लगभग 4 से 5 वीडियो में लगातार बताते हुए आ रहा हूँ। अगर आपको कोई भी समझना है तो आप इससे पहले वाला 27 की मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी पेपर देखिए, उसमें भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, किसी भी दो अशून्य परिमेय संख्या ए और बी के लिए सिंपल है। देखिए ए की पावर 12 बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 12 निम्न के बराबर होगा। तो देखिए इसमें वही लगेगा घातांक करने का नियम, ए की पावर m अगर है अपॉन ए की पावर n है तो क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। ये हो जाता है भाई घातांक एवं करने के नियम से। तो देखिए ए की पावर 12 और ए की पावर 4 तो ये आ जाएगा ए की पावर क्या बचेगा 8 12 में 4 गए। अब उसी तरह ये ऊपर आएगा तो बी की पावर क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, लेकिन इस माइनस को लगाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 8 अपॉन बी की पावर 8। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। कर लेंगे सभी लोग सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन पर देखिए, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। भाई ये एक वृत्त है, ये ए बी और सी डी, ये भाई मान लिया हमने ए बी है और ये हमारी सी डी है। दो समांतर जीवाएं जिसमें ए बी है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और सी डी है 24 सेंटीमीटर। यदि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत पक्षों में, ठीक है भाई बिल्कुल, और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। देखिए ये दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो हमको देखिए वृत्त की त्रिज्या बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा सा ये इधर हो गया, यहाँ से क्या जाएगा इसकी त्रिज्या यहाँ तक। हमको देखिए ये आर तो ये भी आर क्या होगी आपस में बराबर होगी। और हम जानते हैं किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उसको 90 डिग्री का होता है और उस जीवा को क्या करता है दो समद्वि भागों में विभाजित कर देता है। तो इसको दो समद्वि भागों में बांटेगा तो ये क्या हो जाएगा 5, ये भी 5, ये क्या हो जाएगा 12 और ये भी 12, ये भी क्या हो जाएगा 12 और ये है 17। तो अगर आपको ट्रिपलेट पे कमांड है तो देखिए ये बन रहा है 5, ये बन रहा है 17, तो ये वाली कितनी हो जाएगी डायरेक्ट हो जाएगी 13, क्योंकि ये बनता है 5 12 और 17 का ट्रिपलेट। अगर आपको कुछ ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो चलिए फिर भी मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक क्या है 17 है, तो हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिया हमने x, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी देखिए 17 माइनस x होगी कि नहीं होगी। अब ये दोनों तो बराबर है और ये पाइथागोरस प्रमेय लग रही है तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए कर्ण का स्क्वायर। भाई कर्ण का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए लंब क्या है इसमें x है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13। आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो मैं तो बोलता हूँ आपको उस ट्रिपलेट को याद रखिए तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। भाई ये 17 नहीं है 13 होगा, यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। मैं एक काम करूंगा ये ट्रिपलेट पर छोटा सा वीडियो लेकर आता हूँ 5 से 7 मिनट का, जिसमें आपके जितने भी ट्रिपलेट बन सकते हैं उसका मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा कि ट्रिपलेट बनते किस तरह है और क्या होता है ट्रिपलेट। तो आप कुछ मैं बोलूंगा 4 से 5 ट्रिपलेट को याद कर लीजिए तो उससे आपका कांस्टेबल का काम तो हो जाएगा और उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अच्छा ये था हमारा आज का वीडियो। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और क्या करिए हमेशा क्या करते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए आपके आसपास रहने वाले लोग भी खुश रहें। तो मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो पे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रखिए। जय हिंद।